नमस्कार साथियों, विकास संवाद के संविधान संवाद में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और जनवरी 26, 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आइए जानते हैं संविधान संवाद की हमारी नई वीडियो सीरीज में। भारत के संविधान के बारे में एक धारणा यह भी है कि यह यूं ही बन गया, कहीं से कॉपी कर लिया गया, यह विदेशी संविधान की नकल है वगैरह वगैरह। पर क्या ऐसा है? क्या भारत का संविधान विदेशी संविधान की नकल है? क्या यूं ही बन गया और लागू कर दिया गया? क्या यह कॉपी पेस्ट है? इस बात को समझने के लिए हमें भारत के समृद्ध इतिहास को समझना होगा, उसकी घटनाओं को देखना होगा और इस देश के ऐसे लोगों के बारे में भी जानना होगा जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अपना जीवन खपाया, कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, संघर्ष किया। भारत के इतिहास में ऐसी तमाम घटनाएं और उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का मजबूत आधार तैयार किया। हमारे समाज में ऐसी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को जहां संविधान के मूल्यों में स्थान मिला, वहीं वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, नील की खेती से जुड़े आर्थिक शोषण भी संदर्भ रहे। बाल विवाह, विधवा विवाह का मुद्दा, छुआछूत तथा स्त्री शिक्षा जैसे विषयों से संविधान निर्माताओं को प्रभावित किया। लंबी बहसों के बाद संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल हुए जो शोषण, गैर बराबरी को दूर करने तथा मानवीय गरिमा, बंधुता आदि को बरकरार रखने में मदद करने वाले थे। संविधान में जिन मानवीय मूल्यों का उल्लेख है, उनके सूत्र गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में तलाशे जा सकते हैं। करुणा, बंधुता, मैत्री, अहिंसा, परस्पर विश्वास आदि वे मूल्य हैं जिनके बारे में गौतम बुद्ध ने बहुत विस्तार से बताया है। इन्हें हमारे संविधान ने भी अहम मूल्यों के रूप में अपनाया है। बुद्ध के 200 साल बाद जूनागढ़ शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं, प्रियदर्शी की आकांक्षा है कि उनके साम्राज्य में सभी धार्मिक समुदाय शांति एवं भाईचारे से रहें तथा आत्मनियंत्रण एवं बुद्धि की शुचिता सर्वोपरि हो। हमारा संविधान भी यही कहता है। संविधान के निर्माण में ऐसे ऐतिहासिक वक्तव्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और पीछे चलकर ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद कहता है, तुम सब एक साथ चलो, परस्पर मिलकर विचार विमर्श संवाद करो, एक दूसरे के मनोभावों को जानो, सबके परामर्श और सभाएं समान हो, मन और बुद्धि समान हो, प्रयत्न, संकल्प और हृदय समान हो, तुम्हारे अंतःकरण समान हो, जिससे सभी आनंद पूर्वक रह सकें। यहाँ ना कोई श्रेष्ठ है ना हीन है, सभी बंधु हैं और निरंतर समृद्धि पथ पर अग्रसर हैं। समतापूर्ण विकास की परिभाषा यही तो है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती हमारा परिवार है, ये हम सब ने सुना है। महोपनिषद का ये पूरा श्लोक और भी अर्थपूर्ण है। महोपनिषद के 6वें अध्याय का 71वां श्लोक कहता है, अयम नजः परो वेति गणना लघुचेतसाम। इसका अर्थ है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। इस तरह का विचार छोटे चित्त के लोग रखते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी ही परिवार है। इस एक श्लोक में न्याय, समता, बंधुता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को स्वाभाविक रूप से महसूस किया जा सकता है। भारत की संविधान सभा ने जिन मूल्यों और सिद्धांतों को अपनाया, उनकी जड़ें हमारे इतिहास में तलाश की जा सकती हैं। हम जब पंडित नेहरू के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर गौर करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि उसमें कही गई बातों का स्रोत क्या है और एक समाज को तैयार होने में कितना समय लगता है। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि जब भी संविधान को लेकर अविश्वास की स्थिति बने तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि समाज की वर्जनाओं के टूटने, उसकी कमजोरियों के दूर होने में बहुत वक्त लगता है। जब हम धर्म शब्द पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि हमारी प्राचीन न्याय प्रणाली का आधार धर्म है। वह धर्म क्या है? महाभारत से एक उदाहरण लेते हैं। राजा बेन के राज्याभिषेक की शपथ कहती है, तुम शपथ लो कि मैं मन, वचन, कर्म से सृष्टिकर्ता प्रजापति के समान जनता का पालन करूंगा। दंड नीति से संबंधित मेरा धर्म नियामक होगा, मेरी स्वच्छंदता नहीं। हमारा संविधान अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इतिहास के आईने में भारत में
अधिकारों का पहला उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। वहाँ सरल ढंग से मुकदमा चलाने और गवाहों को पेश करने के अधिकार के रूप में न्याय का आश्वासन दिया गया। नागरिकों को व्यापार करने, विरासत तथा मजदूरी पाने का अधिकार था। महिलाओं को स्त्रीधन का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह और पुरुषों को तलाक का अधिकार भी था। राजा के कर्तव्य भी तय थे, जिनके तहत वह वर्तमान संवैधानिक शासन की तरह शासन करता था। मानवाधिकारों के उदाहरण देखें तो 12वीं सदी में कश्मीर के महान कवि कल्लण की रचना राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा चंद्रापीड़ के कार्यकाल में मानवाधिकारों की रक्षा का अनूठा उदाहरण मिलता है। उनके राज में मंदिर निर्माण के दौरान एक मोची की झोपड़ी आड़े आ रही थी। अधिकारियों से तोड़ना चाहते थे। मोची ने राजा के पास अपील में कहा, मुझे अपनी झोपड़ी उतनी ही प्रिय है जितना आपको अपना महल। राजा ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, अगर हम ही धर्म के विपरीत आचरण करेंगे तो न्याय के मार्ग पर कौन चलेगा। न्यायिक प्रणालियों के कई भारतीय संदर्भ भी हमारे इतिहास में मौजूद हैं। नारद स्मृति कहती है, न्यायालय न्यायालय नहीं है अगर उनमें प्रबुद्धजन नहीं है। प्रबुद्धजन नहीं है अगर वे धर्म का पालन नहीं करते। धर्म नहीं है जब तक उसमें सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है यदि उसमें असत्य का मिश्रण किया जाता है। उस समय भी ग्रामीणों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था मौजूद थी। प्राचीन न्याय प्रणाली में भी दीवानी और आपराधिक मामलों के बीच विभाजन था। प्राचीन न्याय प्रणाली के संदर्भ मनुस्मृति में भी मिलते हैं और याज्ञवल्क्य और कौटिल्य ने भी इसका संदर्भ सहित उल्लेख किया है। और आगे चलें तो इस्लामी न्याय शास्त्र को देखें। 8वीं सदी में मुस्लिम शरीफ की रचना हुई, जो इस्लामिक न्याय शास्त्र है। 11वीं सदी में यानी दिल्ली सल्तनत के दौर में केंद्रीय स्तर पर दीवानी फौजदारी अदालतों के साथ काजी यानी मुख्य न्यायाधीश की अदालत थी। नीचे सूबा स्तर, जिला स्तर और परगना स्तर पर काजी और कोतवाल की अदालतें थीं। इनके अलग अलग नाम थे, जैसे दीवाने मुजालिक, दीवाने रिसलत, काजी परगना आदि। मुगल काल में भी ये सिलसिला जारी रहा और नीचे पंचायत स्तर तक गया। इसी काल में देश के अलग अलग सूबों में अलग अलग न्याय प्रणालियाँ देखने को मिली। और आगे चलें तो 16वीं सदी में देश में औपनिवेशिक ताकतों का प्रवेश हुआ और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा में पहली बार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई। आप सोच सकते हैं समाज में सती होना कितनी बड़ी विडंबना होगी। फ्रांसीसियों ने तत्कालीन पांडिचेरी में जन्म और मृत्यु के पंजीयन को अनिवार्य किया। आपको याद दिला दें कि इस काल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। सन 1757 में कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हराया और कब्जा कर लिया। कंपनी ने आगे चलकर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में चार्टर कोर्ट स्थापित किए। भारत में नील की खेती आर्थिक उपनिवेशवाद के आरंभिक उदाहरणों में शामिल है। बंगाल में 1777 में नील की खेती शुरू हुई। बंगाल में किसानों को बंधुआ बनाकर नील की खेती करवाई गई। आखिरकार 1918 में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के साथ नील की खेती करने वाले किसान शोषण के खिलाफ एकजुट हुए। और आगे चलें तो 19वीं सदी के आरंभ में केरल के चेरथला में स्थानीय परंपरा के मुताबिक निचली जाति की औरतें उच्च जाति के पुरुषों के समक्ष स्तन नहीं ढक सकती थीं। उन्हें स्तन ढकने के लिए कर चुकाना पड़ता था, जो सबके लिए संभव नहीं था। नतीजा, उन्हें रोज अपमानित होना पड़ता था। नंगेली नामक एक दलित महिला ने स्तन कर चुकाने से इनकार किया। ज़्यादा दबाव पड़ने पर उसने अपने दोनों स्तन ही दराती से काट दिए। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी गरिमा की रक्षा के लिए इस बलिदान के जरिए वह अमर हो गईं। हम समझ सकते हैं नारी गरिमा के लिए यह कितना बड़ा आत्म बलिदान होगा। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम सुधारों के अग्रदूत थे। सर सैयद अहमद खां ने 19वीं सदी में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी संस्थापक थे। वह आधुनिक मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से दूरी को समाज के सामाजिक आर्थिक सुधार में बाधा मानते थे। उनके सुधारवादी रुख के चलते कट्टरपंथियों ने उन्हें काफिर तक कहा। उन्होंने पर्दा प्रथा, दास प्रथा और बहु विवाह का भारी विरोध किया। एक और शख्सियत हैं अयोध्या दास। वे दक्षिण के शुरुआती सुधारक रहे। थास अतिशूद्र मानी जाने वाली परियाह जाति में पैदा हुए। उन्होंने दलितों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने 1901 में अछूतों से आह्वान किया कि वे जनगणना में अपनी पहचान
जाति विहीन आदि द्रविड़ के रूप में दर्ज करवाएं। उन्होंने तत्कालीन जनसंख्या में लगभग 97% गैर ब्राह्मण द्रविड़ों और आदि द्रविड़ों को गरिमामय जीवन और सामाजिक समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। विधवा विवाह और स्त्री की गरिमा का विषय भी हमारे इतिहास में सामने आता रहा है। संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण का अभाव शोषण को सामाजिक मान्यता दिलाता है। विधवा विवाह को मान्यता न देना इसका उदाहरण है। 1881 में सूरत में एक 24 वर्षीय ब्राह्मण विधवा विजय लक्ष्मी को अपने नवजात शिशु की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ही बन गया था, लेकिन तब तक वह एक निर्जीव व्यवस्था थी। फैसले में न्यायालय ने कहा, अगर जाति व्यवस्था ने पुनर्विवाह को प्रतिबंधित किया है और इसके कारण नवजात शिशु हत्याओं को प्रोत्साहन मिला, तो जाति व्यवस्था को इसे वापस लेना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में फुले दंपति का संघर्ष भी सामने आता है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में काम करना शुरू किया। वह भीषण सामाजिक कुरीतियों का समय था। बाल विवाह होते थे, विधवाओं की स्थिति खराब थी और नारी शिक्षा नहीं होती थी। उन्होंने भारी विरोध के बीच बालिका शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा आरंभ की। बाल विवाह, बाल विधवा विवाह और कन्या भ्रूण हत्या तथा विधवा विवाह पर काम किया। स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने उन पर गोबर तक फेंका, पर वे घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अस्पृश्यों के लिए अपने घर को कुआं खोल दिया, क्योंकि कथित उच्च जाति के लोग उन्हें अपने कुएं से पानी तक नहीं भरने देते थे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की जोड़ी सामाजिक बदलाव की बहुत बड़ी प्रतीक है। इसी दंपति ने लड़कियों और अस्पृश्य कहे जाने वाले समुदायों की शिक्षा के लिए काम किया, जो उस समय वर्जित था। फुले दंपति ने पहला स्कूल तब खोला जब ज्योतिबा और सावित्रीबाई की उम्र क्रमशः 21 और 17 वर्ष थी। उन्होंने ऐसे करीब 20 विद्यालय खोले। आज जब शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बन चुका है, तो हमें उन जैसे समाज सुधारकों का योगदान याद रखना चाहिए। ऐसी ही एक और शख्सियत हैं फातिमा शेख, पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। सावित्रीबाई फुले के साथ अंग्रेजी की शिक्षा लेने वाली फातिमा शेख उनकी मित्र भी थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को जब अछूतों को शिक्षित करने की वजह से घर से निकाल दिया गया था, तब फुले दंपति और फातिमा के भाई उस्मान शेख के साथ उनके घर पर रहे। एक और मिसाल बेगम रुकैया की आती है। बेगम रुकैया बंगाल के एक जमींदार की बेटी थीं। उनके पिता ने परिवार की महिलाओं पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। घर में महिलाओं को औपचारिक शिक्षा लेने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन रुकैया ने पिता और परिवार के खिलाफ जाकर भारी विरोध के बीच बांग्ला और अंग्रेजी सीखने पर जोर दिया। उन्हें अपने भाई का साथ मिला, जो उन्हें रात को छिपकर अंग्रेजी पढ़ाते थे। 19वीं सदी के आखिर में तत्कालीन बंगाल में मुस्लिम महिलाएं भीषण उपेक्षा और शोषण का शिकार थीं। बेगम रुकैया ने पहले भागलपुर और फिर कलकत्ता में मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोले। वह धार्मिक कट्टरता के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर थीं। वह मानती थीं कि धार्मिक मान्यताओं की मिथ्या विवेचना से महिलाओं का शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। महाराष्ट्र की रहने वाली रुक्माबाई का महज 11 वर्ष की आयु में 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी से विवाह हुआ। पति के खराब स्वभाव वाला और शिक्षा विरोधी होने के कारण रुक्माबाई उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। पति ने वैवाहिक अधिकारों की स्थापना के लिए मुकदमा किया। रुक्माबाई ने अदालत में अपने बाल विवाह को चुनौती दी। इस मामले में बाल विवाह के मुद्दे को सुर्खियां प्रदान की। भविष्य में यह मामला स्त्री की गरिमा और उसके स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों की बुनियाद बना। एक और संदर्भ है फूलमोनी का। 1890 में बंगाल में 11 साल की फूलमोनी के साथ उसके 35 वर्षीय पति हरिमोहन मेहती ने शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उसकी मौत हो गई। न्यायालय ने इसे बलात्कार नहीं माना। तत्कालीन कानूनों के मुताबिक यौन संबंधों की सहमति की आयु 10 वर्ष थी। अदालत ने मेहती को केवल लापरवाही से ऐसा काम करने का दोषी माना जिसमें जान जा सकती थी। इसके बाद स्त्री के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर बहस शुरू हुई। आखिरकार 1891 में सहमति की उम्र अधिनियम 1891 को लागू करके सहमति की आयु 12 वर्ष कर दी गई। चेक गणराज्य के वेस्ट बोहेमियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलिस ब्रावाकोवा अपने शोध आलेख मैरिज इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड अ वुमन स्टोरी में लिखती हैं कि उस समय वहाँ स्त्री पुरुषों के विवाह की कानूनी उम्र
क्रमशः 12 और 14 वर्ष की थी। इधर भारत में 1860 में लागू भारतीय दंड संहिता में शारीरिक संबंध के लिए लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष तय की गई थी, जिसे 1891 में बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया। सामाजिक कुरीतियां इतनी अधिक थीं कि 1920 के दशक में केरल में दलित उन सड़कों पर चल तक नहीं पाते थे जो ब्राह्मणों के गांव से गुजरती थीं। इसका विरोध एजावा समाज के लोगों ने किया। समुदाय के लोगों का कहना था कि सार्वजनिक धन से बनी सड़क पर चलने का अधिकार सभी को होना चाहिए। 5 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें यह अधिकार मिला। समाज सुधारक नारायण गुरु ने भी एजावा समुदाय के साथ छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था। डॉक्टर अंबेडकर की संवेदना भी उनके अपने अनुभवों से निकलकर आती है। डॉक्टर अंबेडकर को हम संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण पात्र के रूप में जानते हैं। वह कथित अछूत समुदाय से थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित बड़ौदा महाराज ने उन्हें शिक्षा के लिए बाहर भेजा, परंतु उन्हें अपने ही शहर में जाति के कारण कमरा नहीं मिला भी तो खाली करा लिया गया। 1923 में बार काउंसिल में उनका वकील के रूप में पंजीयन हो गया, लेकिन जाति के कारण कोई उनके पास केस लेकर नहीं आता था। उनके निजी अनुभवों के कारण ही अस्पृश्यता निवारण और बंधुता जैसे मूल्य हमारे संविधान में प्रमुखता से आते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज जो भारत का संविधान हम देखते हैं और उसमें हमारी इतिहास की कितनी घटनाओं और उनसे मिली सीखों का निचोड़ है। नमस्कार।